जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति क्लासेस में। साथियों, आपकी डिमांड के आधार पे मैंने क्लास 10th के जितने भी चैप्टर वाइज फार्मूले हैं, सब एक एक फार्मूले को लेके आया हूँ और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ये जो वीडियो होगी आपकी क्लास 10th के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आई होप आप जहाँ भी होंगे आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम क्या किए हैं, चैप्टर वाइज आपको जितने भी फार्मूले हैं सबको एक एक लिख के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपके पास वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में आपके पास जो पहला टॉपिक है जिसको आपको जानना है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है इसके बारे में आप समझिए। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या छोटी होगी लेकिन बी से क्या होगी, छोटी होगी। आर का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये कौन बताया था, ये बताया था उन्होंने, यूक्लिड ने बताया था। ठीक, तो आपको याद रखना दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब आपके पास धन संख्याएं होंगी। दूसरा आपके पास फॉर्मूला है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए जो आपके पास एचसीएफ होता है। अगर आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं तो उनका जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा वो बराबर हमेशा किसके होगा, ए बी के। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब जब दो संख्याओं का आप एलसीएम निकालते हैं और उन्हीं संख्याओं का जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो जब आप उन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, समझ गए आप। तीसरा आपके पास दिख रहा होगा परिमेय संख्याएं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके परंतु क्यू जीरो ना हो। ठीक है, जहाँ पी और क्यू क्या होंगी, सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पे मैंने एक लाइन नहीं लिखा कि जो क्यू जो होगा जीरो नहीं होगा, तो आप समझ जाइए कि क्यू जीरो नहीं होता है। ठीक है, क्यू जीरो नहीं होगा क्यों, क्योंकि अगर आप क्यू को जीरो कर देंगे ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है क्यू जीरो नहीं होगा। लेकिन जबकि पी और क्यू क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अगर हम लोग इसी प्रकार से अगर देखें तो परिमेय संख्याओं को शांत और अशांत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें अशांत, जिसको अशांत आवर्ती बोलते हैं और एक बोलते हैं शांत, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या तो अशांत होता है। इसकी इसकी दो कैटेगरी है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, अगर आप 2/5 लिखें तो ये क्या होगा, एक डेसिमल के बाद कट जाएगा। ठीक, 0.4 कर देंगे कट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो कटेगा उसको बोलते हैं शांत, और कुछ ऐसी अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं जो ना तो कटेंगी ना तो रिपीट करेंगी। ठीक, कुछ ऐसी संख्या होंगी जो कटती ही तो जाएंगी लेकिन वो संख्याएं बार बार रिपीट करेंगे, और कुछ ऐसी संख्या होंगी ना तो कटेंगी बल्कि क्या होंगी, ना तो रिपीट करेंगे बल्कि वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो बार बार कटने के बाद रिपीट करें उसे आवर्ती बोलते हैं, और जो न कटे उसे क्या बोलते हैं, अनावर्ती। परिमेय संख्या पी अपान क्यू का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर m के रूप के हो। मतलब हम लोग शांत तब कहेंगे, अपने पास अगर पी अपान क्यू की जो वैल्यू होगी हम इसे शांत तब कहेंगे जब क्यू का मान जो हर होगा, ठीक, अगर वो जो क्यू का मान होगा अगर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर m के जैसा हो, मतलब 2 और 5 दिखेगा तो शांत बोलेंगे। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी अगर अभाज्य गुणनखंड बनेगा तो शांत नहीं होगा, क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। परिमेय संख्या पी अपान क्यू का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रसार कहलाता है यदि क्यू का मान 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का, ठीक है, अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे याद रख लेना है, शांत तब कहलाएगा जब 2 के पावर n 5 के पावर m का होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, बहुपद। देखिए, बहुपद आपके पास अगर पी एक्स बराबर अगर कोई बहुपद है, पी एक्स बराबर कोई बहुपद आपके पास है तो बहुपद की जो घात होती है, बहुपद पी एक्स में एक्स की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब अगर पी एक्स आपके पास कोई फंक्शन है, फलन है, तो उसमें जो सबसे अधिकतम घात होगी उसे क्या बोलते हैं, घात बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, माना बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यांक अल्फा और बीटा हों, तो जो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है।
तो जो बहुपद की घात होगी 2 कहलाएगी, क्योंकि अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। रैखिक बहुपद क्या होता है? यक्स की उच्चतम घात अगर 1 है तो उसे बोलेंगे रैखिक। ठीक, मतलब अगर यक्स की जो उच्चतम घात होगी, सबसे अधिकतम घात अगर 1 है तो रैखिक होगा। अगर यक्स की उच्चतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। अगर यक्स की उच्चतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। ठीक, किसी बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यांक जो है अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यांकों का जो योगफल होगा, ठीक है, जो शून्यांकों का योगफल होता है वो होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपको याद रखना है। इसकी जो वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए होती है। जबकि अगर देखा जाए तो जो शून्यांकों का गुणनफल होता है, क्योंकि शून्यक हम उसे कहेंगे जिसे अल्फा और बीटा का मान रखने पे ये 0 बन जाए, तो शून्यांकों का योगफल कितना होगा? माइनस बी बाई ए, और शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी आपके पास और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, बात करें अगर आगे, देखिए एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। ये फार्मूला है, जब भी आपके पास इस तरीके से देगा तो आपको करना है। अगर इसी की बात करें, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, ठीक है, तो आपको अगर द्विघात बहुपद बनाना होगा जिसमें आपके 2 शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, तो आपको बहुपद बनाने के लिए फार्मूला याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है आपको याद रखना है? क्या ये फार्मूला है। जब आपके पास 2 शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, तो एक बार दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, एक बार गुणा कर देना है, और दोनों की वैल्यू को इस समीकरण में रख देंगे, आपके पास बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिए हों तो ऐसा करना है। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? मान लीजिए आपके पास पी एक्स और जी एक्स कोई क्या है, 2 बहुपद हैं, तो जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक तरीका बनता है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। मतलब जब आप कोई विभाजित करते हैं तो एक होता है भागफल, एक होता है शेषफल, एक होता है क्या? भाजक। ठीक, तो इन्हीं में संबंध है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया। वह समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त किया जाता हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्योंकि देखिए इसमें एक्स और वाई 2 चर हैं, जबकि ए बी सी क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी। सभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। इसलिए जब मैं आपको क्वेश्चन करवाया था तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से सॉल्व कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन को। यदि 2 सरल रेखाओं के समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 व ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 हो तो इसकी 3 कंडीशन बनती थी, और तीनों कंडीशन में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशन नंबर 2 है प्रतिच्छेद रेखाएं, जिसको हम लोग संगत युग्म या अद्वितीय हल होने की शर्त कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? आपस में काटेंगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संगत रेखाएं या अद्वितीय हल या प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक, इसकी कंडीशन होती है ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू। यहाँ पे जो हम इक्वल लिख दिए इसको क्या करेंगे? आप काट देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दिया कि ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल टू क्या होगा? बी वन अपान बी टू। इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन नंबर अगर 2 की बात करें, शर्त 2 की बात करें, तो संपाती रेखाएं या संगत युग्म या अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त। मतलब जब अनेक हल होने की शर्त क्या होती है? ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू। मतलब जब तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर, तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं या संगत युग्म। मतलब संगत का मतलब समान, एक ही रेखा पे क्या होंगे? सब स्थित होंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और इसको हम लोग ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, जिसको बोलते हैं समांतर रेखाएं या असंगत युग्म या कोई हल नहीं होने की शर्त। ये इसकी जो कंडीशन होगी वो होती है ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। ठीक है, ये समांतर या असंगत युग्म होने के लिए प्रतिबंध है, मतलब जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से आपको याद रखना है, मान लेते हैं आपके पास कोई नाव है, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक, या नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा में है।
ठीक है, ये एक दिशा में जा रही हैं। अगर एक ही दिशा में जाती हैं तो हम इसको बोलते हैं अनुकूल, और जब अनुकूल होता है तो चाल क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर नाव x किलोमीटर से जाए और नदी में क्या हो, y किलोमीटर से जाए, और एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तो चाल क्या होती हैं, घट जाती हैं, अंतर हो जाएगा। ठीक, दोनों कंडीशन आपको याद रखना है। अगर सेम चाल जाएगी तो जुड़ जाएगी, अपोजिट जाएगी तो घट जाएगी। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप सवाल लगाएंगे तो इसी पे लगेगा। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, x² + bx + c = 0 रूप की सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं। यदि x² का गुणा, अगर आपके पास a 0 नहीं होगा तब आपके पास जो दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है कि a ≠ 0। द्विघात समीकरण के गुणांक द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण जो गुणांक होंगे अल्फा बीटा, वही इसके मूल कहलाते हैं और शून्य भी कहलाते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, इसको हल करने की 3 विधियाँ हैं। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ववर्ग विधि, तीसरा है द्विघातीय सूत्र जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। आपको याद रखना है गुणनखंड विधि, पूर्ववर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र। ये होता है x² + bx + c = 0 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x = -b + -in² - 4ac/2a, ये फार्मूले का यूज करते हैं और सबकी ABC की वैल्यू को कंपेयर करके इसमें सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो x का मान आएगा। जहाँ पे जो d होगा उसको बोलते हैं b² - 4ac, ये रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं विविधकर, और इसको दिखाते हैं d से, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग मूलों की प्रकृति। इसकी 3 कंडीशन है। ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक हल होंगे यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो आपके पास जो मूल होंगे वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक, अगर दोनों ही मूल वास्तविक असमान, असमान का मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग। दूसरी कंडीशन है 2 समान वास्तविक हल होंगे यदि b² - 4ac = 0, मतलब अगर d का मान 0 हो जाएगा तो आपके पास जो मूल होंगे वो समान होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, और तीसरा है कोई हल नहीं होगा यदि d इज लेस देन 0, मतलब d का मान अगर 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। आई होप आप तीनों चीज़ों को कंडीशन को समझे होंगे, ABC को। अगर d का मान बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे, d का मान छोटा होगा तो काल्पनिक होगा, अगर d का मान बराबर होगा तो मूल बराबर होंगे। ठीक, इस कंडीशन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो आप अपने से चाहने वाले दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, आपके पास a + d, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये जो a + d, ठीक है, a + 2d, a + 3d अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें जो a है, पहली वैल्यू सब में a है, तो हम क्या लिख देंगे a, और एक एक कम है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा n - d। एक जो होगा आपके पास प्रथम पद होता है, डी क्या था, सर्वांतर, और सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरे में से पहले क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर आपको चेक करना है कि आपके पास दी गई श्रेणी समांतर है तो आप सीधे क्या करेंगे, उसका सर्वांतर निकालेंगे। अगर सर्वांतर सेम है तो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी का nवां पद जिसको बोलते हैं अंतिम पद, an = होता है, इसको हम लोग tn भी कहते हैं, a + n - 1 × d। ये tnवां पद निकालने का फार्मूला है जिसको हम लोग tnवां पद a1वां पद भी कहते हैं। अगर n पदों का योग निकालना है तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d लगाते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं n/2 a + l। यल कब लगाएंगे, जब आपके पास यल क्या होगा, अंतिम पद दिया रहेगा समांतर श्रेणी का, तो आप लगाएंगे n/2 a + l। जब प्रारंभ से दिया रहेगा तो ऊपर लगा लेना है। ठीक, ये हो गया आपके पास समांतर श्रेणी का। ठीक है, ए प्रथम पद था, डी क्या था, सर्वांतर। ठीक, tnवां पद आप जान ही गए। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, चैप्टर नंबर 7, इसमें आपको याद रखना है दूरी सूत्र का। जो दूरी सूत्र होता है जिसको बोलते हैं आपके पास 2 बिंदु, ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, PQ = ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर।
मतलब यक्स वाले को यक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई वाले के साथ रख के क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर। ठीक है। दूसरा आपके पास होता है खंड सूत्र, जिसको बोलते हैं खंड सूत्र में दो तरीके से निकालते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके पास दो बिंदु हैं पी और क्यू, और इनको m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो r का जो निर्देशांक होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु, ठीक, ये जो r किस रेशियो में बांट रहा है, इसका जो निर्देशांक होगा वो निकालते हैं हम लोग क्या, ठीक, वो r के सापेक्ष लेते हैं हम लोग। ये जो r आपके पास दिख रहा है उसी के सापेक्ष लेंगे। तो r का जो इसका जो निर्देशांक होगा m1 x2 प्लस m1 x1 अपन m1 प्लस m2, ऐसे y का लेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। ठीक, ये आपके पास फार्मूला हो गया किसका, r के निर्देशांक निकालने का, जब आपके पास दो बिंदु दिए हों और m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांट रहा हो। ठीक, ये आपको याद रख लेना है, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये एक होल वीडियो है, इस वीडियो को आप लास्ट से ज़रूर देखेंगे, जिससे आपका पूरा फार्मूला क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला सेम ऐसे ही करना है। अभी अगर अनुपात में दिया रहेगा तो ऊपर वाला लगाना है फार्मूला, अगर m1 m2 का मान दे रखा है। अगर नहीं देगा, मध्य बिंदु पूछेगा, तो आप x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे और y1 प्लस y2 बाई 2 करेंगे। तो r का जो मध्य बिंदु होगा वो p और q का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। जिस तरीके से आप ऊपर वाले फार्मूला लगाए हैं वैसे क्या करेंगे, r का जो निर्देशांक होगा वो x1 प्लस x2 बाई 2 होगा और y1 प्लस y2 बाई 2 होगा। ठीक है, इन सब की मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप आसानी से कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बहुत बेहतरीन मैंने ट्रिक बताया हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ से कर लेंगे। आपको याद रखना है, जब आपके पास 3 बिंदु दिए हों ए बी सी, ठीक है, तो आपको याद रखना है ए का निर्देशांक जो होगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3 होगा। तो आप जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें क्या करते हैं, 1/2 करेंगे x1 प्लस, ठीक है, x1 फिर ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस प्लस करेंगे y3 माइनस y1 y प्लस 3 y3 y1 माइनस y2। क्या करना है आपको, सिंपली से याद कर लेना है, 1/2 रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 करेंगे, फिर y2 से स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, ये याद करने का फार्मूला है। जब आपके पास 3 बिंदु दिए और संरेख दिखाना हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो वैल्यू होगी, जो मैंने पीछे निकाला आपको दिखाया फार्मूले में, उसको क्या करना है, 0 कर देना है। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल जो आपके पास 3 बिंदु था, 3 बिंदु अगर आपके पास संरेख है, संरेख का मतलब एक ही परिस्थिति होगा, तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल जो डेल्टा की वैल्यू होगी क्या कर देना है, 0 दिखा देना है। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 0 कर देंगे। जैसे ही 0 कर देंगे आपके पास जो डेल्टा का मान आएगा वो 0 आएगा। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जिसमें आपको दिख रहा होगा त्रिकोणमितीय परिचय का। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है। 90 अंश के सामने क्या होगा, हमेशा कड़ होगा। और बची हुई दूरी क्या होती है, आधार होती है। तो पहला होता है साइन कास टैन। साइन बराबर लंब बटा कड़, कास बराबर आधार बटा कड़, टैन बराबर लंब बटा आधार और कड़ बराबर आधार बटा लंब। सेक इज इक्वल टू कड़ बटा आधार और कोसेक इज इक्वल टू कड़ बटा लंब। इसके लिए आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। ठीक, ये एक छोटा सा फार्मूला है, ये पहले के लिए बताएगा। ठीक, लंब बटा कड़, दूसरे के लिए कड़ बटा आधार बटा कड़, तीसरे के लिए लंब बटा आधार, चौथे के लिए नीचे से चलेंगे, चौथे के लिए क्या करेंगे, आधार बटा लंब जो काट होगा। ठीक, सेक के लिए होगा कितना, कड़ बटा आधार, कोसेक के लिए क्या होगा, कड़ बटा लंब। ठीक है, समझ गए। मतलब एक बार आपको ऊपर से चलना है, एक बार नीचे से चलना है। ठीक, आप 6 रेशियो क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से हम लोग देखें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो साइडिक होती है वो बहुत ही हेल्पफुल करेगी आपकी एग्जाम के लिए। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनाएगी। तो साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इन सब की जो साइडी होगी आपको याद रखना है साइन 0 अंश की वैल्यू। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यू को याद रखना है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो यहाँ पे साइन कास टैन सब की वैल्यू दे रखा है। तो एक एक आपको याद कर लेना है।
पूरी टेबल को याद कर लेना है, चाहे जैसे करके साइन 0 अंश का मान 0, 1 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान। अगर यहाँ देखें इसका उल्टा चलेगा, पहले 1 फिर 1/√3 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर 0। फिर क्या करेंगे, आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, साइन अपन कास हो जाएगा 0। जब आप साइन को कास में डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। इस तरीके से आप टैन का उल्टा लिख देंगे, कॉट बन जाएगा। फिर कास का उल्टा लिखेंगे, सेक बन जाएगा। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, 1/√2, ठीक है, सबका उल्टा लिख देंगे। फिर कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। 0 का उल्टा 1/∞, 1/2 का 2, 1/√3 का 2, ठीक है। 1 का उल्टा 1। इस तरीके से आपने क्या देखा, जो अपने पास त्रिकोणमितीय फार्मूले थे और उसका जो टेबल था ये हो गया। अब आपको 3 और याद करना है फार्मूला, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। आपके पास जो दूसरा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होगा सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि tan a इज इक्वल टू होता है साइन अपान कॉस ए, कॉट इज इक्वल टू क्या होगा, कास अपान साइन ए। ठीक, tan का होगा साइन अपान कास, क्योंकि यस के बाद क्या होता है टी। अगर कास की बात करें तो सी से सी स्टार्ट होगा कॉट का। ठीक है, साइन इज इक्वल टू होगा आपके पास साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉस ए के। ठीक, उल्टा याद रखना है। फिर कास की वैल्यू क्या होगी, 1 अपान सेक के। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, जो साइन होगा वो कॉसेक का उल्टा होगा और जो कास होगा उस सेक का उल्टा होता है। ठीक है, कास का उल्टा 1 अपान सेक और सेक का उल्टा 1 अपान कास। ऐसे है, अगर टेन का देखा जाए तो 1 अपान कॉट होता है और कॉट का होगा 1 अपान टेन। जिस तरीके से साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। ठीक, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो पूरक कोण होंगे साइन 90 अंश माइनस थीटा, कैसे साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक। जो 90 अंश वाले होंगे, 90 अंश वाले जितने भी होंगे सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बट कंडीशन क्या होगी, और याद रखना कि जो साइन होगा वो कास में जाएगा, कास जाएगा साइन में। ऐसे कॉट टेन में, टेन जाएगा कॉस में, कॉट में। सेक जाएगा कोसेक में, कोसेक जाएगा सेक में। ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, और साइन 90 अंश माइनस थीटा ये पहले वाले में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा, और पहले चतुर्थांश में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कल की, वृत्त की। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मान लीजिए आपके पास कोई वृत्त है, अगर आप उस वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो जो स्पर्श रेखा होगी उस वृत्त पे क्या होगी, लंब डालती है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट लिखते हैं कि जो ओ और जो आपके पास पी क्यू रेखा है उस पर ओ एम क्या है, लंब है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ओ एम क्या होगा आपके पास, लंब होगा किस पे, पी और। ठीक है, ओ एम क्या होगा आपके पास, लंब होगा किस रेखा पर, पी क्यू पर। ठीक, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। मान लो आपके पास कोई वृत्त है, इस वृत्त के किसी बाहर एक बिंदु पी ले लीजिए, तो जितना ए पी होगा उतना ही क्या होगा, बी पी भी होगा। तो दोनों आपस में दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होती है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अगर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले याद रखना है जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। देखिए, क्षेत्रफल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जब आप वृत्त को काटते हैं तो एक छोटा वृत्त बनता है, एक बड़ा वृत्त बनता है, जिसको लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त कहते हैं। तो जो वृत्तों से संबंधित पहला क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जहाँ आर क्या होगी, त्रिज्या होगी। लेकिन अगर वही हमारा वृत्त थीटा कोण पर त्रिज्यखंड बनाए, जिसमें दीर्घ त्रिज्यखंड होगा और एक क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड। एक छोटा त्रिज्यखंड होगा, एक क्या होगा, बड़ा त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड के साथ अगर थीटा कोण बनाता है तो उसके लिए अपने पास फार्मूला होगा कि यहाँ से जो दूरी आपको दिख रही होगी छोटी वाली, ये थीटा, और ऊपर क्या बन रहा है, बड़ा। तो ऊपर वाला क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वाले
वृत्त का त्रिज्यखंड जो होगा होगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा जो होगा वो आपके पास दिया गया कोण होगा, पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर का मान आप जानते हैं त्रिज्या होती है। लघु त्रिज्यखंड की परिधि, अगर परिधि की बात करें तो ये जो आपके पास दिख रहा है ये वाली पूरी दूरी, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। तो थीटा अपान 360 रहेगा, 2 पाई आर हो जाएगा पूरी परिधि। ठीक है, तो परिधि के हमने फॉर्मूला बताया अभी पीछे, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, तो जाएगा थीटा अपान 360 2 पाई आर। बात करें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो 360 माइनस थीटा अपान 360, पूरे में से इस थीटा क्या करेंगे घटा लेंगे, पूरा कोण कितना होगा 360, 360 में अगर हम लोग थीटा को हटाएंगे तो ऊपर वाला बचेगा, वही क्या कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 थीटा माइनस अपान 360 पाई आर स्क्वायर। अगर अगर इसी तरीके से दीर्घ त्रिज्यखंड की लंबाई निकालनी हो तो सेम फार्मूला रहेगा, बस 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग देखें वृत्तखंड का, जिसको सेगमेंट बोलते हैं, तो वृत्तखंड क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके पास इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, देन दोनों को घटा लेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, जिस तरीके से मैं बताऊँ ये आपके पास है, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल ये निकालना हो तो आपको क्या करना है, इस पूरे क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला पूरी दूरी, ये जो क्षेत्रफल है इसको निकालना है। फिर ये आपको जो दिख रहा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा, ये वाला पूरे क्षेत्रफल में से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो ये जो दूरी निकलेगी ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड क्षेत्रफल कहलाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा, मतलब वृत्त के द्वारा बनाया गया जो खंड का क्षेत्रफल है वही कहलाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आई होप आप समझ गए होंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या किया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सिखाया। आगे चलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ आपके पास फार्मूले हैं, जिसमें सबसे पहला आपके पास होगा घन। घन और घनाभ में अंतर होता है। घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर ये तीनों क्या होती हैं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसे बोलते हैं घन। ठीक है, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा 6a², मतलब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। आयतन देखा जाए तो भुजा का क्यूब होता है। ठीक, ये रही बात घन की। अगर इसी तरह का हम लोग घनाभ की बात करें तो घनाभ में क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। और इस घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो उसको बोलते हैं 2LB BH प्लस HL। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, मतलब एक एक को क्या करना है, क्रम बाई क्रम लेना है। ठीक, अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें 2HL प्लस BH, मतलब लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें ऊंचाई क्या तो दोनों में कॉमन होगा, ऊंचाई दोनों में क्या रहता है आपके पास कॉमन होगा, तो आप क्या करेंगे H को कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा आपके पास L प्लस B। बात करें आयतन की तो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये हो गई बात आपकी घनाभ की। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेलन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर H प्लस आर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पूरा क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर होता है, H प्लस आर होगा।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा 2πr/h। ये आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आयतन की बात करें तो हो जाएगा πr²h। ठीक, πr² हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, अगर बात करें शंकु की, जिसको बोलते हैं कोण, ठीक है, ये आपके पास एक शंकु है जिसमें ये आर क्या होगी त्रिज्या होगी, एच क्या होगी ऊंचाई, एल क्या होगा तिर्यक ऊंचाई। ठीक, इस सब के बारे में, एल तिर्यक ऊंचाई, आर त्रिज्या होगी, एच क्या होगा आपके पास शंकु की ऊंचाई। तो एल इज इक्वल टू होगा h² प्लस r²। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो आप जानते हैं कैसे निकलेगा। ठीक, एल इज इक्वल टू h² प्लस r², मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा देंगे, आपका निकल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr/l होता है। ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा πr/l होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल होगा πr ब्रैकेट में l प्लस r, आयतन होगा 1/3 πr²h। ठीक, इसी तरीके से हम लोग बात करें 1 2 3 और 4 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब अलग अलग जिस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे निकाल सकते हैं। बात करते हैं गोला के बारे में। गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब पूरा क्षेत्रफल जो होगा वो होगा πr², 4πr², जबकि आयतन होगा 4/3 πr³। ठीक है, तो गोले का जो आपके पास आयतन होता है वो 4/3 πr³ होगा, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4πr² होता है। अर्धगोले की बात करें तो वही गोले का आधा क्या कहलाएगा अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr²। जबकि अगर हम बात करें, ये तो देखिए अर्धगोले का, ये गोले का है तो 4 था तो अर्ध का मतलब आधा कर देंगे तो हो जाएगा क्या अर्धगोला। आयतन है 4/2, 2 का 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3πr², जबकि आयतन क्या हो जाएगा 2/3 πr³। तो क्या करना है आपको, जितने भी गोले के फार्मूले हैं उसको आधा कर देना है और आधा करने पे जो मिलेगा अर्धगोला बन जाएगा। आपने देखा क्या कि आयतन क्या था 4/3 πr³, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 πr³। ठीक, इसी तरीके से ये आयतन है गोले का और ये क्या है, ये भी गोला है लेकिन कौन सा गोला है अर्धगोला। तो शंकु का छिन्नक, अब इसको कैसे निकालेंगे, इसका देखिए फार्मूला। सबसे पहले क्या करना है, ये इसका फिगर है, छिन्नक का मतलब जो काटा हुआ है निकला हुआ है। यहाँ 2 कंडीशन होगी, अगर R2 का मान ग्रेटर हो जाए R1 से या R1 का मान क्या हो ग्रेटर देन हो R2 से। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, H और L ये अलग अलग टर्म है, H जो ऊंचाई है जबकि L क्या है तिर्यक ऊंचाई है। ठीक, R1 R2 क्या है अलग अलग त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, यहाँ पे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πr1 प्लस r2 इंटू एल कर लेना है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है किसका, शंकु का छिन्नक निकालने का। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो πr1 प्लस r2 इंटू एल प्लस πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। अगर आपको इसका आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे 1/3 करेंगे, पाई लिखेंगे पहले, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच कर देना है। और यहाँ से अगर आपको L की वैल्यू निकालनी हो तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H का होल स्क्वायर, मतलब दोनों त्रिज्याओं का क्या कर लेना है अंतर का होल स्क्वायर लिखना है, फिर उसकी ऊंचाई का क्या कर लेना है स्क्वायर ले लेना है। ठीक, अब बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है संख्यांकिकी। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, संख्यांकिकी में सबसे पहले आपको मीन निकालना चाहिए जिसको बोलते हैं माध्यक। माध्य कैसे निकालते हैं, ये इसके निकालने के 3 तरीके हैं। प्रत्यक्ष विधि वाला आप लगाइएगा एग्ज़ाम में, ये बहुत सरल होता है और आसानी से रिजल्ट आता है। समेसन xi इज इक्वल टू होगा
समेसन एफ आई एक्स आई अपन समेसन एफ आई। एक्स क्या होगा, आंकड़े होगा, जबकि एफ क्या होगा, बारंबारता। ठीक, ये बहुत ही सिंपल विधि है। जबकि कल्पित माध्य विधि में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई। ए क्या होगा, कल्पित माध्य होगा। कल्पित माध्य का मतलब ऐसा मान जो आप निकालते हैं। ठीक है, किसी संख्या को आप क्या करेंगे, माध्य मान लेंगे, वही क्या होगा, कल्पित माध्य होगा। मतलब कल्पना करेंगे आप, यही ऐसी संख्या है, उसमें दिया रहेगा सवाल में। पथ विचलन विधि से निकाल सकते हैं ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपन समेसन एफ आई इंटू एच। जहाँ पे एच आपको पता होना चाहिए, एच क्या होता है, वर्ग अंतराल, मतलब कितने का इसमें अंतर है। और जो आपके पास जैसे यहाँ पे जो हमने डी बताया है, वही यहाँ पे क्या है, यू आई है। और यू क्या होगा, एक्स माइनस या पान एच। सबसे जो बड़ी संख्या होगी उसमें से आप मान लेंगे माध्य वाला, और उसको घटाते रहेंगे, और जितना अंतराल होगा उसको लिख देंगे बाई 2। ये माध्य निकालने का फार्मूला हो गया। देखिए बहुलक में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ हूँ, आप देख लेंगे वीडियो, क्लास 10th करके लिखा रहेगा, संपूर्ण वीडियो रहेगा। बहुलक एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो अपान 2 F1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जहाँ पे एल क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और एच क्या होगा, वर्ग अंतराल होता है। ठीक, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। मैं आपको याद करवाया था 0 1 2। ठीक, जब आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था 0 1 2 से याद करेंगे। ठीक है, बात करते हैं माध्यक निकालने का, जिसको बोलते हैं मीडियन। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपके पास जो दिया गया आंकड़ा होगा उसको आप आरोही या अवरोही क्रम में करेंगे। करने के बाद सबसे पहले आप काउंट करेंगे कि अगर विषम होगा तो n+1/2वां पद करेंगे, अगर सम होगा तो आप n/2 करेंगे प्लस n+1/2वां पद, और पूरे के भाई क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, विषम के लिए आपको याद रखना है n+1/2वां पद। ठीक, विषम का मतलब जैसे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, जो उसके पद होंगे अगर विषम आने के बाद यही करना आपको, n+1/2वां पद। मान लीजिए आपके पास आपने आंकड़े को देखा और आप उसको काउंट किए और क्या आ गया, सम आ गया, तो n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां पद बाई 2 कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा, एक बार विषम को देखा, एक बार क्या देखा आपने, सम को देखा। जो आपके पास आंकड़े दिए गए थे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास आंकड़े वर्गीकृत हो, वर्गों में दिए हों, तो l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ये फार्मूला है। यल क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यन क्या होगा, प्रेक्षणों की संख्या, जिसको बोलते हैं समेसन एफ आई। ठीक, समेसन एफ आई के जस्ट ऊपर माध्य वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, ये भी मैं आपको क्वेश्चन करवाया हूँ, आप देख लेंगे वहाँ पे। ठीक है, एफ क्या होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच क्या होगी, वर्ग अंतराल, मतलब इसके अंदर कितने का अंतराल है आपके पास जो दिया गया डेटा है। ठीक, यहाँ से आप करने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है, ये माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध। तो ये होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक, ये एक फार्मूला है और इसको आपको चाहे जैसे करके याद कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आप इस फार्मूले को याद करेंगे। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो। जिस तरीके से आपकी डिमांड के अनुसार आपने जैसे जैसे बोला, मैं उस तरीके से पूरे फार्मूले को एक जगह इकट्ठा किया और आपके सामने लाया, और आपके कहने के अनुसार पूरे फार्मूले को लगभग मैं 30 से 40 मिनट के अंदर मैं पूरे फार्मूले को रिवाइज़ करवाया। और जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि और कौन सी आपकी वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आपकी डिमांड के अनुसार मैं वीडियो लाता हूं और आपके कमेंट एक एक को पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। आप प्रयास करेंगे हमारी वीडियो को 1000 व्यू तक पहुंचाएंगे इसको, और 1000 सब्सक्राइबर आपकी एग्ज़ाम तक पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।